हेलो यूट्यूब। थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि मेरा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्लेम लेने में मुझे जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, मैंने सोचा एक कंपनी के लिए फीडबैक वीडियो बना दूं। कंपनी को अपनी सर्विस इम्प्रूव करने में भी मदद मिल जाएगी और जिनको क्लेम लेना है वो मेरे वीडियो से कुछ जान पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे और हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा ये भी उनके लिए जिनको क्लेम लेना है। क्योंकि मुझे इसके पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि इंश्योरेंस क्लेम में एक्चुअली होता क्या है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, कैसे क्लेम लिया जाता है। तो चलिए बताते हैं हुआ क्या हम लोगों के साथ। तो 25/11/2022 को हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। हम लोग एक पार्टी को अटेंड करके आ रहे होते हैं, हम, हमारे भाई और हमारे एक मित्र होते हैं। गाड़ी एक टर्निंग पे ब्रेक लगाने के दौरान स्किड कर जाती है और सड़क किनारे राइट साइड एक खड्डे में जाके गिर जाती है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट पहना होता है और दोनों गाड़ी के जो एयरबैग होते हैं, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, दोनों एयरबैग खुल जाते हैं। गाड़ी मेरे भाई चला रहे होते हुए और मैं लेफ्ट साइड में बैठा हुआ रहता हूँ और एक मेरा फ्रेंड पीछे। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी का हमारा हेडलाइट ऑन रहता है, तो पीछे वाली गाड़ियाँ हमारे ही मतलब मित्र होते हैं उसमें भी, तो वो लोग, उनकी मदद से हम लोग बाहर निकलते हैं। उनकी मदद से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला मैं काम करता हूँ जो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी का जो कॉल है वो IBR पे जाके डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब कॉल कट जा रहा है और बात नहीं हो पा रही थी उनसे। और सिवान में अफराद जगह है, वहीं पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो रास्ता काफ़ी सुनसान था, तो हम लोगों ने वहाँ से जब हमारी गाड़ी सारी निकल गई, जो भी पार्टी की गाड़ियाँ थी, मतलब इनविटेशन वाली गाड़ियाँ सारी निकल गई, तो सड़क सुनसान हो गया। फिर हम लोगों ने वहाँ से निकलना उचित समझा। फिर हम लोग घर आ गए रात को। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो सबसे पहला काम मैंने चोलामंडलम में कॉल किया मैंने। और मेरा आपको बताना भूल गया, मेरा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो चोलामंडलम है और मैंने जीरो डेप पॉलिसी उन्हीं के साइड से जाके बाई की थी डायरेक्ट। तो मैंने कॉल किया उनको और अपना क्लेम जो है इंटीमेट किया उनके साथ, क्लेम दर्ज करवाया उनके पास और जो जो चीज़ें हुई मैंने उनको बताया। और मेरा RSA जो था उन्हीं कंपनी से था, तो मैंने उनका कॉल सेंटर का नंबर लिया RSA का और उनके पास भी मैंने कॉल किया। तो उनका कहना था कि आपको गाड़ी के पास जाके गाड़ी का फ़ोटो भेजना होगा, उसके बाद से हम लोग व्हीकल अरेंज कर पाएंगे कि आपको किस तरह की व्हीकल का रिक्वायरमेंट है। तो क्लेम इंटीमेशन हो गया, मेरे पास मैसेज आ गया, क्लेम नंबर आ गया मेरे पास। फिर मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे जाते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। फ़ोटो क्लिक करके भेजते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी अरेंज करने में। चूँकि मेरा जो होंडा का वर्कशॉप है वो 100 किलोमीटर की दूरी पे था, मुजफ्फरपुर सिवान से। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग वेट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लगना है इसमें। हम लोग ब्रेकफास्ट किए बिना गए थे वहाँ पे जाते ही सब कुछ मैंने फ़ोटो वोटो भेज दिया, सब कुछ मेंशन कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास कॉल आता है, वो बताते हैं कि आपके केस में जो है हाइड्रा लगेगी और एक टोइंग कार लगेगी। तो हाइड्रा का आपको 15,000 चार्ज है और आपका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए हम लोग 700 चार्ज कर रहे हैं। ओवरऑल अमाउंट 15,700 हो रहा है, जिसमें कंपनी 10,000 पे कर रही है और आपको जो है 5,700 पे करने होंगे। तो मुझे तो बस गाड़ी अपनी कैसे ही पहुंचवानी थी वर्कशॉप पे होंडा के। तो मैंने कहा ठीक है, आप जल्दी कैसे भी करके करवाओ। तो हमारे 11 बजे के बाद 11 बजे के आसपास हमारी बात हो जाती है। फिर 2 बजे के आसपास जब बहुत ज़्यादा देर हो गया होता है तो मैं उनको कॉल करता हूँ, वो कह रहे हैं कि अभी भी टाइम लगेगा, आपकी गाड़ी अरेंज कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा है। फिर मैंने होंडा में कॉल किया, मुजफ्फरपुर होंडा। उन्होंने बताया कि 7,000 आपके मतलब आपको पैसे देने होंगे, उसके बाद से हम लोग आपकी गाड़ी टो करवा लेंगे। तो मैंने कहा कि अरे ये कैसे हो गया, विदाउट RSA 7,000, विथ RSA 5,700, 1,300 का डिफरेंस। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि और आगे क्या हुआ। तो 4 बजे मेरे पास चोलामंडलम RSA वाले के पास से कॉल आता है कि आपकी जो गाड़ी है वो निकल चुकी है और 2-2.5 घंटे में आपके पास पहुँच जाएगी। शाम के 4 बजे हम लोग ना सुबह से ब्रेकफास्ट किए ना कुछ, इतना टाइम लगता है गाड़ी अरेंज करने में, ये कौन सी सर्विस हुई।
कस्टमर को आपको एटलीस्ट बता दो देना चाहिए कि आपकी गाड़ी जो है इवनिंग तक अरेंज कर पाएंगे हम लोग, ताकि हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते, अपना जो भी काम था वो कर लेते। मैं आपको क्या बताऊं कि वो जगह मतलब सुनसान जगह थी, तो वहाँ पे खाने पीने लायक कुछ चीज़ें नहीं थी। हम लोग पानी पी पी के 4 बजे तक बैठे हुए थे वहाँ पे। तो शाम हो जाता है 7, और 7 बजे गाड़ी जो है वो आती है। फिर हम लोग देखते हैं, पता है क्या, कि वहाँ पे कंपनी ने खेल किया हमारे साथ। टोइंग कार आती है हमारे पास, सिर्फ हाइड्रा का नाम कहीं नहीं होता है, हाइड्रा नहीं होती है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, जो गाड़ी जो ड्राइव करके लाया था बंदा, कि हाइड्रा कहाँ है इसमें। तो वो कहता है कि कंपनी वाले ने यही गाड़ी दी है, इसी से लिफ्ट होगी आपकी गाड़ी। तो मैं कॉल सेंटर कॉल करता हूँ कि भाई मुझे पैसे तो देने हैं ना, हाइड्रा के पैसे देने हैं, तो पैसे क्यों दूँ। तो कंपनी के पास मैं कॉल करता हूँ, कंपनी वाले कॉल कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, जिसका मतलब जिससे उनका टाई अप रहा होगा टोइंग वाले से। वो बंदा कहता है आपकी गाड़ी लिफ्ट करवाने से मतलब है, या फिर आपको हाइड्रा चाहिए। मैं कहता हूँ कि गाड़ी हाइड्रा से आप उठाकर नीचे मतलब रख दोगे, सड़क पे रख दोगे उठा के, इससे घसीटते हुए निकालोगे। वो कह रहा है कि हम कैसे भी निकाल के आपको गाड़ी आपकी टो करके पहुंचा देंगे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो मैंने कॉल सेंटर वाले से कहा कि मुझे पैसे किस बात के देने हैं, बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपकी गाड़ी तो लिफ्ट हो रही है, कैसे भी लिफ्ट हो, आपकी गाड़ी लिफ्ट हो रही है, उनको इतना ही से मतलब है। तो मुझे वो बंदा कहता है, जिसका मतलब टाई अप था, टोइंग वाला बंदा कहता है आपको लिफ्ट करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मेरी गाड़ी छोड़ दो, हम लोग वापस आ जाएंगे। रात के आपको बताया 7 बज गए हैं, सुनसान जगह, मुझे तो कैसे भी करवाना था। गाड़ी डुबरा था। 2 घंटे 2.5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद हमारी गाड़ी जो है मतलब निकल जाती है, और उसके बाद से गाड़ी में वो लोग बांध लेते हैं पीछे वाले व्हील पे, गाड़ी मतलब ले जाने के लिए। तो 5700 मुझे पे करना पड़ा, जिसका रिसिप्ट है मेरे पास। कंपनी ये नहीं कह सकती है कि मैंने पे नहीं किया है, तो मेरे पास रिसिप्ट है। तो ये धोखाधड़ी, ये जालसाजी जो है चोलामंडलम वालों ने मेरे साथ किया है, और इसका मेरे पास प्रूफ है, जो आप वीडियो में शेयर कर दूंगा। मैं जो मेरी गाड़ी निकल रही है उसमें टोइंग कार है, और टोइंग कार घसीट के निकाल रहा है, वो भी वीडियो में मेंशन कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं चोलामंडलम वाले बोले कि मैंने हाइड्रा भेजा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगली सुबह मेरी गाड़ी पहुंच जाती है वर्कशॉप। वहाँ पे मेरे पास मैसेज आता है, एक फैसिलिटेटर थे जाहिद जी, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। वैसे बंदे मतलब हर कंपनी में होने चाहिए, वैसे बंदे हर कंपनी में होने चाहिए, ताकि कंपनी और ग्रो कर पाए। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है एस्टीमेट बनने दीजिए आपकी गाड़ी का, देखते हैं क्या करना है। मेरे गाड़ी का एस्टीमेट बना, और एस्टीमेट था 4,40,000, जबकि मेरी गाड़ी का IDV था 5,40,000 का। कंपनी की एक पॉलिसी होती है हर कंपनी की, कि गाड़ी का अगर एस्टीमेट अमाउंट है जो IDV अमाउंट से अगर 75% से अगर मतलब ज़्यादा लग रहा है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी टोटल लॉस डिक्लेयर कर देती है। वैसा मेरे ही केस में हुआ, चूँकि 5,40,000 का मेरा IDV था, और जो एस्टीमेट का वैल्यू थी वो 4,40,000 की थी, तो मेरी गाड़ी टोटल लॉस में चली गई, ऐसा उनका कहना था। और मैंने भी कहा यही पॉलिसी है तो चलो ठीक है। फिर मेरे पास चोलामंडलम की तरफ से इन्वेस्टिगेशन टीम का एक कॉल आता है कि हमें एक्सीडेंट जो पॉइंट है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप अगली सुबह जो है हमारे साथ थोड़ा सा वहाँ पे विजिट कर लीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हालांकि मेरे पास जो भी काम हो रहा था इसका कोई मेरे पास रिटेन में कुछ नहीं था। कंपनी जो है कॉल पे बात कर रही थी, कॉल पे व्हाट्सएप पे जो भी भेजना होता था भेजता था मैं, मतलब सारा कुछ कॉल पे चल रहा था, मेरे पास लिखित मात्र का कुछ नहीं था। फिर मैं वहाँ जाता हूँ, बंदा आता है, मेरी गाड़ी की कंडीशन मतलब फ़ोटो में देखता है वहाँ पे, और स्पोर्ट देखता है, दोनों मैच कर जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो मैं कर देता हूँ। उसको जहाँ आजू बाजू जिससे पूछना था उसने पूछा, सभी लोगों से जो भी उसका मतलब प्रोसीजर जो होता है उसने किया। और साथ ही साथ उसने एक बात कही जो मुझे बहुत ही बुरी लगी, और आपको भी लगेगी। वो उसका कहना था कि आप लोग इस गाड़ी में बच कैसे गए हैं।
उसको पता नहीं है कि बंदा आजकल फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, सेफ्टी रेटिंग कार की अच्छी होनी चाहिए और सेफ्टी फीचर्स होना चाहिए। तो खैर उसकी नादानियत थी, मुझे लग रहा था कि वो सड़क छाप कंपनी से आया हुआ है और सड़क छाप कंपनी वाले ऐसे बात करते हैं। तो ठीक है, उसने सारा कुछ अपना काम करके चला गया वो। हम लोग अपने घर वापस आ गए, मैं और मेरे एक फ्रेंड थे। उसके बाद से 15 दिन 20 दिन बीत गया। फिर मैंने कॉल किया अपने फैसिलिटेटर के पास। वो मेरा हमेशा कॉल अटेंड करते थे, हमेशा कॉल अटेंड करके सारी चीज़ों को बताते थे कैसे क्या हो रहा है। फिर वो कहते थे कि हो गया, आपका फाइल आ जाएगा हमारे पास। वो लोग क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे का जो स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। ऐसे ही करके बहुत दिन बीत जाता है, मतलब 1 महीना के आसपास बीत जाता है। 1 महीना के बाद मेरे पास कॉल आता है उनका कि एक कंसेंट लेटर मैं भेज रहा हूँ, इसमें आपको साइन करना है। उसमें लिखा हुआ था कि कंसेंट लेटर में जाहिद जी का फ़ोन आता है, मतलब जो मेरे फैसिलिटेटर थे, कि उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपना जो क्लेम जो है वो 2,97,000 समथिंग कुछ था ऐसे, उसमें सेटलमेंट कर रहा हूँ। उसमें सारी चीज़ें और भी लिखी हुई थी कि मैं अपना जो भी आरसी रिलेटिव या फिर आरटीओ रिलेटिव जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं उनको दे दूंगा और सबमिट कर दूंगा। तो मैंने उनके पास कॉल किया, मैंने कहा कि एक चीज़ बताओ, मेरा ओवरऑल क्लेम कितने का है। तो उन्होंने बताया कि 5,12,000 के आसपास आपका क्लेम है और आपको इतना ही मिलना है। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरा तो 540 का आईडीवी है, फिर 5,12,000 क्यों। उन्होंने कहा कि नहीं, इतना ही मिलेगा आपको, 8 से 10% का डिप्रिशिएशन होता है। तो मुझे इन सब चीज़ों का कुछ नॉलेज नहीं था, मेरे पास लिखित में रिटेन में कोई चीज़ें ही नहीं थी कि मेरे साथ केस में एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरा केस अभी कहाँ पे पहुँचा हुआ है, कुछ नहीं, सब फ़ोन पे बातें हो रही थी बस, और कुछ नहीं। उसके बाद मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इस पे साइन नहीं करने वाला हूँ, मेरा ओवरऑल क्लेम 5,12,000 का है, तो मुझे जब तक कंसेंट लेटर में 5,12,000 नहीं होता है मैं नहीं करने वाला हूँ साइन, और मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया कि देखिए आपकी गाड़ी जो है वो टोइंग होएगी, जब मतलब गाड़ी जब उठेगी उनके कंपनी के थ्रू, तो 2,15,000 वो पे करेंगे और 2,97,000 के आसपास कंपनी पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो मैंने उनसे यही कहा कि यही चीज़ आप मुझे रिटर्न में दे दो कि ओवरऑल जो मेरा क्लेम है वो 5,12,000 का है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें होती रही। फिर मेरे पास एक नाम आया दिनेश जो कि टीम लीडर है। अगर आपका केस अगर बिहार में चोलामंडलम वालों के पास पड़ा होगा तो आपको पता होगा मैं किस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ। इनका नाम दिनेश जी है। इनके पास टाइम ही नहीं होता है, ऐसा लगा ये पीओएमओ हैंडल कर रहे हैं, मतलब ये तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पीओएमओ हैंडल कर रहे हैं। इनके पास कॉल करो तो कॉल अटेंड नहीं करेंगे। अभी मेरे पास व्हाट्सअप पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरे व्हाट्सअप का रिप्लाई तक नहीं दिए हैं, कॉल तो छोड़िए व्हाट्सअप पे रिप्लाई नहीं दिए हैं कुछ भी। मुश्किल से 3 महीने के क्लेम में मेरे पास इनसे 2 से 3 बार बातें हुई होगी, एटलीस्ट 4 बार हुई होगी, 4 बार बातें हुई होगी। और इनका एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ आगे, इनका एक्सपीरियंस कैसा था। फिर मैंने अपने एक मतलब जो मेरे बड़े भैया थे उनको इन्वॉल्व किया जो कि पटना में कार्यरत थे। उनसे जाहिद जी से मतलब बात हुई और जाहिद जी को जानते थे। जाहिद जी ने कहा कि आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कितना कंपनी बोला गया है मतलब उतना क्लेम मिलेगा। उन्होंने जाहिद जी ने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है, यही प्रोसीजर है, आप सिग्नेचर करके भिजवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी क्लेम में। तो मैंने कहा ठीक है। भैया ने कहा कि आप सिग्नेचर करके भेज दो, बाकी मैं हूँ यहाँ पे। मैंने सिग्नेचर करके भेज दिया उनको। तो सिग्नेचर करके भेजने के बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीत गया ऐसे ही, और गाड़ी मेरी मतलब उठ ही नहीं रही थी। मतलब स्क्रैप वाला का कोई रोज आज काल हो रहा था। मैं ऊब चुका था इन चीज़ों से कि भाई मेरा भी बिजनेस है, वो भी तो मुझे देखना है ना। और मेरी गाड़ी मेरे पास थी नहीं। आपके पास अगर गाड़ी रही होगी 3-3 महीने जब आपके पास गाड़ी नहीं रहती है उसके बाद क्या कंडीशन होती है वो आप समझ सकते हैं। फिर मैंने दिनेश जी को कॉल किया, मैंने कहा कि मेरी गाड़ी रिपेयर करवाओ आप, या तो मेरी गाड़ी का जो क्लेम है वो सेटलमेंट करो। उनको कहा कि अगर मेरे मंडे को मेरी गाड़ी, मतलब फ्राइडे को मैंने कॉल किया होगा उनको या सैटरडे को, मैंने कहा कि मेरी गाड़ी अगर नहीं उठती है मंडे को तो मुझे गाड़ी बनवानी है, रिपेयर करवानी है। मैं आगे ही बताऊंगा कि वो क्यों डर गए, मतलब डर क्या गया है, क्यों जल्दी जल्दी मेरी गाड़ी उठवाए। मैंने उनसे एक दो चीज़ें कही थी कि आपकी कंपनी जो पे कर रही है वो 52% के आसपास है आईडीवी अमाउंट का। गाड़ी रिपेयर होती तो 70% अगर पेमेंट करना होता ना तो भी कंपनी को करना होता, 70% अगर करना होता
तो 18% कंपनी यहाँ बचा रही थी। अगर मैं अड़ जाता कि नहीं, आप 70% के बाद जो भी पेमेंट मतलब जो भी पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा, आप मेरी गाड़ी रिपेयर करवाओ, या फिर मैं किसी दूसरे वर्कशॉप पे ले आता जहाँ पे मेरी गाड़ी का मतलब 70% में ही मेरी गाड़ी रिपेयर हो जाती, तो कंपनी को रिपेयर करवाना होता। तो मैंने उनसे ये चीज़ें कही कि मुझे गाड़ी जल्दी मेरा क्लेम सेटलमेंट करवाइए, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लूँगा। मैंने जायज जी से पूछा था कि मेरी गाड़ी उठने के बाद कितने दिन में पेमेंट मिल जाएगा, तो उन्होंने बताया था कि हार्डली 10 दिन लगना है, 10 दिन में आपकी पेमेंट जो है हो जाएगी। तो मेरी गाड़ी उठ जाती है ट्यूसडे को, मे भी मंडे या ट्यूसडे को उठती है मेरी गाड़ी। गाड़ी उठने के बाद से जो अमाउंट होता है वो उसमें 25,000 जो मेरी गाड़ी लेके जाता है उसको होल्ड कर लेता है, क्योंकि मेरी गाड़ी में थोड़ा बहुत 70,000 के आसपास EMI 70-80,000 के आसपास जो लोन अमाउंट था वो बचा हुआ था। तो वो पे करता है मेरे 72,000 मेरे लोन अकाउंट में और मुझे बाकी का मेरे अकाउंट में, और 25,000 वो होल्ड कर लेता है। जब मैं उसे NOC दूंगा तो मुझे पेमेंट करेगा, ऐसा उसका कहना था। तो जाहिद जी ने पेपर एक बनवा दिया और सिग्नेचर उस पर करवा दिया उसका। वहाँ भी बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने। फिर मैं घर आ जाता हूँ, NOC आ जाता है मेरा। NOC में उसको देने के लिए कॉल करता हूँ तो मेरा कॉल अटेंड नहीं करता है। उसी दौरान मैं एक मतलब थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब आपका बंदा कोई कॉल ना उठाए। फिर मुझे पता चलता है कि मेरे पास NOC है ही है, मेन जो डॉक्यूमेंट है गाड़ी का, विदाउट NOC कुछ होगा ही नहीं। फिर मैं कंपनी को एक मेल लिखता हूँ, सारी चीज़ें उसमें बताता हूँ कंपनी को। ये मेरा पहला रिटर्न था और उनका भी ये पहला रिटर्न मेरे पास आता है लिखा हुआ कुछ। फिर मेरे पास मंडे को कॉल आता है जाहिद जी का कि आपने कंपनी में मेल किया, आपका तो सारा काम हो ही रहा है। और उन्होंने दिनेश जी को भी कॉन्फ्रेंस में ले रखा था। तो दिनेश जी ने कहा कि आपने क्यों मेल कर दिया, हम लोग तो आपका काम कर ही रहे हैं। मैंने कहा 2-2.5 महीने हो गए हैं, आप कितना टाइम लोगे आप, कितना 6 महीने में मेरा क्लेम सेटलमेंट करोगे, जबकि मेरा क्लेम सब कुछ हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक कस्टमर है, कस्टमर की तरह ये करने दीजिए इनको बात। ठीक है, मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर मैं कॉल करता हूँ कॉल सेंटर वालों को, मैं कहता हूँ कि देखो मैंने जो मेल किया उसको डिलीट कर दो। जो आपकी टीम है जो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रही हो थोड़ा सा नाराज़ हो गए हमसे। फिर वो लोग कहते हैं ऐसा तो कुछ आपने मेरे पास भेजा ही नहीं है, इसमें तो जो आपको प्रॉब्लम रही है वही चीज़ आपने लिखा हुआ है। तो मंडे को मेरे पास मेरे किए हुए ईमेल का रिवर्ट आता है। इसमें साफ साफ लिखा होता है सारा चीज़, मेरा क्लेम नंबर, मेरा केस नंबर, मेरी मतलब जो ओवरऑल क्लेम वैल्यू है वो कितनी है, से जो बायर है वो कितना मुझे पे कर रहा है, कंपनी मुझे कितना पे कर रही है, सारा कुछ एक रिटन डॉक्यूमेंट्स मुझे 2 महीने 10-15 दिन बाद एक डॉक्यूमेंट्स हाथ आता है, एक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद से 1 हफ्ता बीत जाता है। आपने देखा मेरे पास जो कंपनी के द्वारा मेल आया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि मेरा जो रेस्ट अमाउंट है 2,85,000 वो मुझे 7 से 10 दिनों के अंदर फाइनलाइज करके सेटल कर दिया जाएगा। और 10 दिन बीत जाने के बाद भी मेरे पास जब मेरा क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ तो मैंने दिनेश जी के पास कॉल किया। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरा क्लेम का पैसा कब तक आएगा। मैंने दिनेश जी को कितनी दफ़ा कॉल किया, पहले तो मेरा कॉल अटेंड नहीं किए मेरे पास। इसके बाद मेरा एक कॉल अटेंड किए तो पता है क्या रिप्लाई कर रहे हैं, आपके पास धैर्य नहीं है, आप बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके पास धैर्य नहीं है। बताइए, जिस बंदे का क्लेम पेंडिंग हो आपके पास, वो आपके पास कॉल नहीं करे। जो आपकी कंपनी के द्वारा दी गई डेडलाइन को पेमेंट ना हो, क्लेम सेटलमेंट ना हो, तो बंदा आपके पास कॉल नहीं करेगा। अब मेरा जो क्लेम मिल गया है तो मैं आपको कितनी दफ़ा कॉल करूँगा। एक्चुअली आपको बताऊँ, मैं आप ही जैसे लोग कंपनी को बदनाम करते हैं। अगर मैं कंपनी में अगर कुछ होता ना तो आपको पहले निकाल फेंकता, क्योंकि कस्टमर से कंपनी चलती है ना कि आपसे चलती है। आपकी जगह बहुत सारे लोग आ जाएंगे वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, जो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो गए और अच्छे से डील करेंगे कस्टमर से। तो टोटली 3 महीने के आसपास, मतलब 10 दिन 7-8 दिन कम रहा होगा, 7-8 दिन कम रहा होगा 3 महीने में, तब मेरा क्लेम जो है मेरे पैसे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। ओवरऑल जो क्लेम मुझे मिला है वो 4,99,000 मिला है मुझे। 2,84,000 मुझे कंपनी ने पे किया है, चोलामंडलम वालों ने, और 2,15,000 मुझे बायर ने पे किया है। अब मुझे कंपनी से एक क्वेश्चन करना है
कि मेरा 5,40,000 का IDV था, तो मुझे 4,99,000 क्यों मिले? ठीक है, मुझे रिटर्न में कुछ लिख कर देना क्यों नहीं चाह रहे थे आपके टीम लीडर दिनेश जी? आप कहोगे कि कंसर्न लेटर मैंने साइन करके दिया है, तो मैंने आपको बता दिया कि वो कंसर्न लेटर आप ही ने भेजा था मेरे पास व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड भी है कि मैंने कंसर्न लेटर कोई टाइप नहीं करवाया। मुझे तो आइडिया ही नहीं है कंपनी को कैसे टाइप करवा के क्या देना होता है। बस मुझे 100 रुपये के स्टैम्प पे उसको टाइपिंग करवा के सिग्नेचर करके आपको भेज देना था। कभी कभी तो मुझे ये ऐसा लग रहा था कि जो चोलामंडलम कंपनी है, पता नहीं ये इंश्योरेंस कंपनी है भी या नहीं, क्योंकि सर्विस क्वालिटी मुझे बहुत ही पुअर लग रही थी बहुत। तो ओवरऑल चोलामंडलम वाले से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो देखकर अपना जो टीम वर्क है, जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करती है, उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन और मैनर्स सिखाइए कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, क्योंकि आप ही लोग कॉल नंबर प्रोवाइड कर रहे हो, कॉन्टैक्ट नंबर की, इनसे बात कीजिए। टीम लीडर है, ये आपकी हेल्प कर पाएंगे, ना कि हरास्ट होने के लिए आप कॉल नंबर दे रहे हो। अगले बंदे के पास कॉल करो, वो ऐसा लगेगा कि पीओमओ में जॉब कर रहा है। तो दिनेश जी, आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही लोगों का बुरा रहा होगा, लेकिन हर कोई वीडियो नहीं बनाता होगा, आपको भी नहीं लगा होगा कि मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कस्टमर से अच्छे से बात कीजिए। कस्टमर बहुत पेन में रहता है, जिसके साथ कोई गलत घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो बहुत तकलीफ में रहता है। बहुत उम्मीद के साथ कोई बंदा एक गाड़ी परचेज करता है, उसके साथ उनका अटेंशन जुड़ा रहता है, समझ रहे हैं, पार्ट ऑफ मेंबर रहता है कार, और उसका एक्सीडेंट होने के बाद से आपका जो बिहेवियर है उस टाइप से होगा, तो बंदा समझ ही रहे हैं कितना हर्ट फील करेगा। तो अपना जो रवैया उसमें तब्दीली लाए, या फिर जो चोलामंडलम है इनके बारे में डीपली सोचे, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी लाइफ में चोलामंडलम की इंश्योरेंस ना खरीदूंगा और ना किसी अपने फ्रेंड ऑफ फैमिली में सजेस्ट करूंगा। जहाँ तक मैं देखूंगा वहाँ मना कर दूंगा। चोलामंडलम को मतलब अवॉइड ही करें। अगर आपको भी देखना है तो आप देख लेना। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही नेगेटिव है चोलामंडलम को लेकर, मतलब बहुत ही नेगेटिव। 3 महीने के आसपास मेरा क्लेम सेटलमेंट हुआ है, वो भी आईडीवी अमाउंट के मतलब 40,000 लेस। ठीक है, तो यही था आप लोगों के साथ साझा करना। अगर आपको क्लेम से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन करना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। और कोई भी काम करें क्लेम से रिलेटिव, वो कंपनी से रिटेन में करें। कॉल पे कोई कंपनी आपको मतलब मान्य नहीं है उसका। ईमेल करें कंपनी में डायरेक्ट, और ईमेल पे ही आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम हायर करती है तो उसको भी ईमेल पे मंगवाएं। और जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी काम करें वो रिटेन में काम करें, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्लेम लेने में। बाकी इंश्योरेंस कंपनी का तो हाल पता ही है, सबका वही हाल है सारे कंपनियों का। फिर भी जो बेस्ट है, जिनकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छी है, उनको प्रेफर करें।